नमस्कार दोस्तों। क्या भारतीय जनता पार्टी के लोग यानी बीजेपी के लोग नोटा का बटन दबाएंगे? उसके कुकर्मों से वो इतना दुखी हैं? क्या संदेश खली में महिलाओं को बहकाकर लालच देकर उनसे झूठी एप्लीकेशन दिलाई गई, झूठे रेप के आरोप लगाए गए? और क्या नरेंद्र मोदी सरकार खरीद फरोख्त में इतनी माहिर है कि तमाम प्रत्याशियों को खरीद लेती है, तमाम प्रत्याशियों से टिकट वापस करा देती है और तमाम तरह की साजिशें रचती है? और क्या नरेंद्र मोदी की सरकार भ्रष्टाचारियों, बलात्कारियों की इतनी बड़ी संरक्षक है कि वो कोई भी क्राइम करेगी? और क्या नरेंद्र मोदी की सरकार इतनी कायर है कि वो चीन के बाद मालदीव के आगे झुक जाएगी, नेपाल के आगे झुक जाएगी, भूटान के आगे झुक जाएगी और पाकिस्तान के आगे झुक जाएगी? और क्या इतने साल 10 साल सत्ता संभालने के बाद भी नरेंद्र मोदी की सरकार अपनी उपलब्धियों के बजाय कांग्रेस को कोसने में, उनके नेताओं के ऊपर अनर्गल झूठे बयान देने में ही खर्च करने, अपनी कोई उपलब्धि बताने के लिए उनके पास नहीं? और क्या नरेंद्र मोदी खुद इतना कायर और मक्कार व्यक्ति है, इतना निर्लज्ज व्यक्ति है कि अपने से बड़े उम्र की 77 साल की उस विधवा महिला को, जो देश के लिए शहीद हुए प्रधानमंत्री की विधवा है, उस महिला के लिए अनर्गल गंदे शब्दों का इस्तेमाल करेगा? और क्या वो इतना बड़ा बादशाह हो गया है, शहंशाह हो गया है कि खुद को भगवान समझता है? जी हां, आज यही हालात, और ये हालात इसलिए है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जिस तरह की हरकतें कर रही है, उसको खड़ा करने वाले, बनाने वाली टीम के लोग आज दुखी हैं और वो भाजपा को वोट करने की बजाय नोटा पर बटन दबाने के लिए तैयार बैठे हैं। जी, ये किससे हो रहे हैं? और ये एक जगह नहीं हो रहे, बहुत सारी जगह हो रहे। आपको याद होगा कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने साजिश रच करके, चुनाव आयोग के साथ साजिश रच के, किस तरीके से छतरपुर डिस्ट्रिक्ट में जो खजुराहो सीट है, उससे इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी का पर्चा खारिज करा दिया था, और किस तरीके से नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी की साजिश के चलते जो सूरत से कांग्रेस के प्रत्याशी थे, उनके पर्चे को खारिज करा दिया गया था, और किस तरह से फिर एक साजिश रच के इंदौर में कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी का पर्चा आखिरी दिन, आखिरी वक्त वापस करा लिया गया था। उसके जो सहयोगी, जिसे कहते हैं बैकअप जो होता है, उस प्रत्याशी के भी पर्चे वापस करा लिए गए थे सबके। और क्या गांधीनगर में, जहां महात्मा गांधी के नाम पर बना है, उस गांधी नगर में इतनी परंपराएं टूटेंगी कि अमित शाह डर के कारण वहां के 16 प्रत्याशियों के पर्चे वापस करवा देंगे। उनको धमकाया जाएगा, डांटा जाएगा, मारा जाएगा, और न जाने क्या क्या हुआ, आप समझिए। और इसके बाद में पूरी से कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी यह कहकर आखिरी वक्त में अपनी टिकट वापस करेंगी कि मुझे पार्टी तो फंड दे नहीं रही चुनाव लड़ने के लिए, तो मैं नहीं लड़ूंगी। जबकि उन्हें बताया गया था कि पार्टी के अकाउंट फ्रीज हैं, पैसा नहीं है, अपने दम पर लड़ना होगा, लड़ना है तो बताइए। उन्होंने कहा था हां, और उन्होंने इसके लिए क्राउड फंडिंग की, लोकतंत्र और संविधान और सबके नाम पर, और क्यूआर कोड बना करके कांग्रेस के नाम पर, और
डोनेशन मांगा, तो आप समझ सकते हैं बिकाऊ किस तरह खरीदे जा रहे हैं, किस तरह से डराए जा रहे हैं, किस तरीके से संस्थाओं का, सरकार का दुरुपयोग किया जा रहा है और ये किया जा रहा है। तब भारतीय जनता पार्टी को बनाने वाली टीम की सदस्य सुमित्रा महाजन, जो 8 बार की सांसद और उसके अलावा नरेंद्र मोदी सरकार के दौरान लोकसभा की अध्यक्ष रही, स्पीकर रही, सुमित्रा महाजन ने कहा कि तमाम भाजपा के नेताओं के फोन आ रहे हैं कि जो हरकतें हो रही हैं उनसे हम इतना शर्मिंदा है कि हम भाजपा को वोट देने के बजाय नोटा का बटन दबाएं। अब बात ऐसी है, क्यों किया, क्या किया, तो मैं इसको कुछ नहीं कह सकती। जनता भी नाराज है इस बात पे। आपकी बात सही है। कई भले भले लोगों के मुझे तो फोन आ रहे, अब मुझे वो तो उनको समझाना पड़ रहा है। वो बोले भाजपा की ये बात नहीं हमको पसंद, जो वास्तव में भाजपा बोले हम भाजपा को वोट नहीं देंगे, नोटा करेंगे और हम नोटा का बटन दबाएंगे। अब आप सोचिए, यह स्थिति हो गई और यहीं रुक जाता तो ठीक था। इससे भी ज्यादा घिनौनी हरकत क्या होती है? वो हरकत होती है कि वहां पर संदेशखाली पश्चिम बंगाल में, वहां पर तमाम सारी महिलाओं को अचानक खड़ा कर दिया गया था, जिस समय राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा चल रही थी और उसे दबाने की कोशिश की गई थी। और प्रधानमंत्री खुद कथित तौर पर वहां की महिलाओं से, चंद चुनिंदा महिलाओं को बुला करके उनको एक जगह पर मिले थे और उसमें वीडियो सामने आया कि पूरी साजिश भारतीय जनता पार्टी ने रची और किस तरीके से महिलाओं को प्रलोभित किया गया, भड़काया गया और क्या क्या किया गया, उससे करके यह पूरा खेल रचा गया बदनाम करने। सोचिए आप, कितनी गिरी हुई हरकत। जहां रेप होते हैं वहां इंसाफ तो देते नहीं है। चाहे बीएचयू में, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में, जहां वाराणसी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सांसद हैं, वहां उनके खुद के आईटी टीम के सदस्य ये हरकतें करते हैं, गैंग रेप करते हैं आईआईटी की लड़कियों से। इसके बाद में उन्हें बचाया जाता है, वो चुनाव प्रचार करते हैं और सब कुछ करते हैं। इसके बाद में आपको याद होगा अभी रेवन्ना का केस, प्रधानमंत्री कहते हैं रेवन्ना को मजबूत करिए तो हम मजबूत होंगे, प्रज्वल रेवन्ना के लिए इस तरह से कह रहे थे और आज ये स्थिति है। उसने हजारों लड़कियों को शिकार बनाया, उनके वीडियोस बनाए। इसके बाद आप आगे आ जाइए, चाहे चिन्मय आनंद हो, चाहे कुलदीप सेंगर हो, चाहे हाथरस रेप कांड के आरोपी हो, चाहे जो हो, जितने निकलते हैं सब भाजपा के निकलते हैं और उन्हें सबको बचाने वाले नरेंद्र मोदी हो। मणिपुर का गैंग रेप आपको पता ही है, नग्न परेड पता ही है। तो ये सारे क्राइम करने वाले नरेंद्र मोदी के होते हैं। आप समझिए कितने घिनौनी हो गई है यह पार्टी। इससे समझ सकते हैं इसके नेता कितने घिनौने हो गए। और इसके बाद में रिश्तों के महत्व को न समझना इनकी पुरानी आदत है। तब राहुल गांधी अमेठी से नामांकन करते हैं, वहां उनके कांग्रेस पार्टी के गांधी परिवार के समर्पित प्रियंका गांधी के सबसे क्लोज केएल शर्मा को जब टिकट दे दिया जाता है अमेठी से, तो इतना बिल आ जाती है भाजपा कि उनके आईटी सेल के चीफ कहते हैं बहन को दबाया जा रहा है। उनको बड़ा दर्द है, प्रियंका को दर्द नहीं है। उनके पति वाड्रा को क्यों नहीं टिकट दिया गया, प्रियंका को टिकट क्यों नहीं दिया? क्यों भाई, क्यों दें और किसको देना है वो तय करेंगे, आप तय करेंगे? नहीं, भाई बहन में जंग चल रही है और न जाने क्या क्या, इस तरह से कहते हैं। जबकि कल जब राहुल गांधी उतरे प्लेन से तो प्रियंका गांधी और उन्होंने कैसे एक दूसरे को, भाई बहन ने गले लगाया। आप उस प्रेम को देखने वाला था, अद्भुत सा प्रेम था। और उसके बाद में ऐसे गंदे लोग हों तो आप सोच सकते हैं
कभी राहुल गांधी यदि अपनी बहन से प्यार से करें तो साहब उसको गंदे तरीके से, अपनी भांजी को प्यार करें तो गंदे तरीके से प्रस्तुत करें। तो ये गंदी सोच के लोग, बलात्कारी सोच के लोग और इन घिनौनी साजिशें रचने वाले हैं। इसलिए हमने पूरे देखा है किस तरीके से ये तमाम तरह के अपराध करते हैं। कभी चाहे तमाम तरह के दंगे फसाद और सब कराने वाले कौन होते हैं? इन्हीं के लोग होते हैं। चाहे जिस दंगे की बात करेंगे यही हो, साजिशें रचने में माहिर है। आप देखिए ना, अभी हाल ही में साजिश रची, संजय निरुपम जो कांग्रेस में होते थे उनसे कैसे बयानबाजी कराई गई और क्या क्या करके अचानक एकदम से, और वो शामिल हो गए भाजपा की सहयोगी शिंदे की शिवसेना में। और उसके बाद में गोदी मीडिया उन्हें कहता पूर्व कांग्रेस नेता। जब वो शिंदे की शिवसेना के नेता हैं तो फिर पूर्व कैसे कांग्रेस के? स्वाभाविक सी बात है वो लिखे, लेकिन बदनाम कांग्रेस को करना है ना, तो इसलिए ऐसे ही कांग्रेस पार्टी में भारतीय जनता पार्टी से आए, गुरुद्वारों में जा जाके कसम खाई कि जिंदगी मरते मर जाऊंगा, कांग्रेस छोड़ के नहीं जाऊंगा, तो उन्हें दिल्ली का अध्यक्ष बनाया गया अरविंदर सिंह लवली। और शीला दीक्षित सरकार के दौरान शीला दीक्षित सरकार को बदनाम करने वाले मंत्री, वो इन सब ने जिस तरीके से एकदम से किया, समझ में आ गया था तभी कि ये भाजपा जाने वाले। और तब उन्होंने चिट्ठी लिखी खड़गे जी को और उसमें तमाम बातें लिखी, आरोप लगाए, और उसके बाद में कांग्रेस ने उन्हें कहा ठीक है, हटा दिया, दूसरा अध्यक्ष बना दिया। अब वो आज जाके भाजपा में शामिल हो गए। तो ये गद्दारों की भी फौज तैयार करते हैं हर जगह। राहुल गांधी के खिलाफ जो अभी दिनेश प्रताप सिंह लड़ रहे हैं वो भी कांग्रेस से ही थे, गद्दार कहलाते थे वो हैं। इसी तरीके से जहां जहां ये करते हैं गद्दारों से के बूते और इस तरह करते हैं, तो साजिशें रचना इनका काम, इस तरह की भी साजिशें, तो ये राजनीतिक साजिशें भी रचते हैं। इसी स्थिति में आकर के हालत क्या हो, आकर के वो राहुल गांधी पर कमेंट करते हैं, शहजादे करते हैं। तो उसका बड़ा शानदार जवाब प्रियंका गांधी ने दिया कि मेरा भाई है कौन? वो मेरे भाई को शहजादा बोलते हैं। मैं उनको बताना चाहती हूं, ये शहजादे 4000 किलोमीटर पैदल चले हैं, कन्याकुमारी से कश्मीर तक आपकी समस्याओं को सुनने के लिए चले हैं। मेरी बहनों से मिले हैं, मेरे भाइयों से मिले हैं, किसानों से मिले हैं, मजदूरों से मिले हैं, और सबसे प्यार से मिलकर पूछा है कि तुम्हारे दिल में क्या मुश्किलें हैं, तुम्हारे जीवन में क्या समस्याएं हैं, उनको हम हल कैसे कर सकते हैं। और एक तरफ आपके शहंशाह नरेंद्र मोदी जी महलों में रहते हैं। आपने कभी टीवी पे उनका चेहरा देखा है? एकदम साफ सुथरा सफेद कुर्ता, एक दाग नहीं है धूल का, एक बाल इधर से उधर नहीं हो रहा है। वो कैसे समझ पाएंगे आपकी मजदूरी, आपकी खेती? कैसे समझ पाएंगे? कैसे समझ पाएंगे कि आप किस दलदल में धंसे हुए हो? महंगाई से आप दब चुके हो, हर तरफ महंगाई। मेरी बहनें, मिट्टी के का तेल आज कितने का है? सब्जी खरीदने जाती हो, मिलती है क्या? तुम भाव क्या है उसका? पेट्रोल डीजल का दाम क्या है? मेरे किसान भाइयों, किस तरह से गुजारा कर रहे हो? खेती के हर सामान पे जीएसटी है, हर सामान महंगा हो चुका है। मेरी बहनें, अगर कोई त्योहार होता है, कुछ खरीदना पड़ता है, नए कपड़े, बच्चों के लिए कोई वर्दी खरीदनी पड़ती है, फीस भरनी पड़ती है, कोई बीमार पड़ जाता है, इलाज करना पड़ता है, तो क्या हालत होती है आपकी? ये मोदी जी नहीं जान सकते, क्योंकि मोदी जी अब अपने महल में बंद हैं, सत्ता से घिरे हुए हैं, उनके आसपास जितने भी लोग हैं उनसे डरते हैं। तो आप समझ सकते हैं गरीब का दर्द कौन समझेगा? हम समझेंगे, ना कि वो। तो प्रियंका ने बड़ा बेहतर बताया। इसके बाद आप देखिए, ये साजिशों का दौर यूं ही चलता रहता है।
तो चाहे संदेश खली हो चाहे, तो लोगों से जब पूछा जाता है तो लोग कहते हैं कि नरेंद्र मोदी तो सबसे बड़ा झूठा है, सबसे बड़ा मक्कार है। और ये बात बनारस में, अमेठी में, रायबरेली में, चाहे जहां पूछ लीजिए, लखनऊ में, सब जगह लोग कह रहे हैं। झूठों की गिनती में सबसे पहला नाम मोदी का आता है। दूसरा योगी का। ये देखिए, दूसरा योगी का। छोटा छोटा बच्चा चिल्ला रहा है साहब, बहुत ऊब गए हैं, हिंदुस्तान बहुत ऊब गया है। और यह स्थिति हो गई, इसके कारण ये गोदी मीडिया और सब कुछ वो चीजें नहीं दिखाता है। प्रियंका गांधी जब पहुंची गुजरात, अथाह जनसमूह उनके लिए उमड़ा हुआ था। जिस तरीके से उनके लिए उमड़ा था वो अपने आप में दिख रहा था कि कैसे जनता चाहती। वो कर्नाटक गई आज ही, कर्नाटक में अथाह जनसमूह उनके लिए उमड़ा हुआ था। इससे ये परेशान हो जाते हैं। लेकिन गोदी मीडिया चूंकि उसे दिखाना नहीं है, उसे झूठ बताना है, नफरत बताना है, इसी का नतीजा है कि आज वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत 161 नंबर पर पहुंच गया। 161 नंबर पर यह हालत हो गई है। गोदी मीडिया यह बना दिया, चरण चुंबक मीडिया बना दिया। तभी राहुल गांधी उससे आईना दिखाते हैं। जितना ये मीडिया वाले चिल्लाएंगे ना, उतना ही मुझे लगेगा ये बिल्कुल सही काम कर रहा हूं, और करो इसको। मीडिया वाला जो भी बोलना चाहे बोलो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। चिल्लाओ, नाच गाना करो, डांस करो, चिल्लाओ, गाली दो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। कि जो तुम्हें झूठ करना है, जो करना है वो कर लो, हम तुमसे नहीं घबराते हैं। उल्टा हमें अच्छा लगता है कि इसका मतलब है हम सही कर रहे हैं यदि आप ऐसा कह रहे हैं। तो इससे आप समझ सकते हैं। तो इस तरह से तमाम छद्म खेल चला करते हैं। वो खेल होते हैं और उसकी बात नहीं होती है कि कैसे भारतीय जनता पार्टी के सारे नैरेटिव को तोड़ दिया है कांग्रेस ने। उधर ये वैश्विक विश्वगुरु चिल्लाते हैं और हालत ये है कि नेपाल ने अपने नोट पर जो नया नक्शा बनाया, उस नक्शे में भारत देश के तमाम हिस्सों को अपना दिखा दिया है। सोचिए, यही काम चीन करता था, अब यही काम नेपाल करने लगा। और चीन ने हमारे यहां की 5000 वर्ग किलोमीटर जमीन लद्दाख में कब्जा कर ली, और अरुणाचल में कब्जा कर ली, और उत्तराखंड में कब्जा कर ली। यह हालत है। मालदीव हमें आंख दिखा रहा है, भूटान हमें आंख दिखा रहा है। यह हालत हो गई। और पाकिस्तान मुस्लिम कह के लोगों को बरगलाते हैं कांग्रेस के खिलाफ। लेकिन सच्चाई यह है कि पाकिस्तान में जाकर के वहां के प्रधानमंत्री तत्कालीन नवाज शरीफ के गले लग जाते हैं, उनकी मां पांव छूते हैं, उनके बच्चों से वो करते हैं आड़ लगता है और कहते हैं हमारा तो अनंत रिश्ता है, आत्मीय रिश्ता है, और जाने कौन जन्म जन्मांतर का रिश्ता है। तो सब यह हालत है। इससे आप समझ सकते हैं कि विश्व गुरु की स्थिति क्या है। जो कहते थे चीन को लाल आंख दिखाने, वो चीन का चा नहीं बोल पाते, महंगाई का मां नहीं बोल पाते, मणिपुर का मां नहीं बोल पाते हैं, मोलेस्टेशन का मां नहीं बोल पाते हैं, और सारे यौन उत्पीड़क ब्रजभूषण शरण सिंह से लेके सब इन्हीं के होते हैं। तो इससे आप समझ सकते हैं। और जो हालत हुई है उस पर यशवंत सिन्हा बड़ा अच्छा कहते हैं, जो वित्त मंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में। इस चुनाव में एक बात समझ में नहीं आ रही है। जो व्यक्ति 10 साल से देश का शासन चला रहा है, वह अपने अचीवमेंट्स के बारे में कम बात कर रहा है और कांग्रेस को कोसने का काम ज़्यादा कर रहा है। इस देश में हर 5 साल के बाद चुनाव होते हैं। उन 5 वर्षों में जो भी पार्टी सरकार में होती है, उसके ऊपर जनता अपना निर्णय सुनाती है। कांग्रेस और यूपीए की सरकार 2014 में समाप्त हो गई। उस समय जनता ने अपना फैसला उनके कार्यकाल के ऊपर सुना दिया, वो चैप्टर क्लोज हो गया। लेकिन आज भी प्रधानमंत्री जी उसी को दोहरा रहे हैं और इस तरह की गलत बयानी कर रहे हैं जैसा कि कभी किसी प्रधानमंत्री ने शायद नहीं किया होगा। ये एक अनबुझ पहेली है। प्रधानमंत्री जी को देश को बताना चाहिए कि 10 साल में उन्होंने अपने शासन में देश की जनता के लिए क्या किया। उनके बेटे नरेंद्र मोदी सरकार में वित्त राज्य मंत्री थे,
सही कह रहे हैं। आज हालत यह है, आप राहुल गांधी से इतना डर गए कि राहुल गांधी ने मुद्दों की सिर्फ बात करते हैं, किसी की बात नहीं करते, मुद्दों की बात करते हैं। उन मुद्दों से आप डरते हैं। रोजगार की बात करते हैं, वो अग्निवीर की बात करते हैं, वो बात करते हैं दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों, सामाजिक पिछड़े लोगों की, वो बात करते हैं गरीब सवर्ण वर्ग की, वो बात करते हैं देश के हर वर्ग की, वो बात करते हैं किसान की, मजदूर की, वो बात करते हैं कामगार की, वो बात करते हैं महिलाओं की। आपको इसी बात से डर लगता है, यही सबसे बड़ी बात। तब आप झूठ बोलने लगते हैं। उपलब्धि के नाम पे क्या बताते हैं कि दरभंगा में हमने इतना शानदार एम्स बना दिया। नमस्कार, इस वक्त हम दरभंगा में हैं और मेरे पीछे दरभंगा का एम्स अस्पताल है जो कि भव्य रूप से बनकर तैयार हो चुका है। और आप इधर जहां से भी देखेंगे, मैं आगे आपको दिखा दूं, वो जो सड़क दिख रही होगी, वो सड़क आगे से ऐसे घुमाते हुए ऐसे जाएंगे आप, और वो जो इलेक्ट्रिक खंभा लगा हुआ है वहां से लेकर के आगे तक, और फिर वहां से घुमाते हुए पूरा ये एम्स का इलाका है, एम्स की ज़मीन है। और इसमें ये जो शानदार भव्य रूप से बनी हुई एम्स की बिल्डिंग, जहाँ पे इलाज भी शुरू हो चुका है। ये एक बात हुई, मजाकिया भी कह सकते हैं, क्योंकि मैं ऐसी कोई गलती नहीं करूँगा। लेकिन बीते साल अगस्त में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि असम से लेकर झारखंड तक, पश्चिम बंगाल से लेकर के दरभंगा तक हमने बहुत ही प्लानिंग के साथ एम्स शुरू करवाया है, एम्स चालू करवा दिया है, ताकि लोगों को कई सौ किलोमीटर दूर जाकर इलाज कराने ना जाना पड़े। लेकिन फिलहाल यहाँ की स्थिति आप देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या ही हुआ है। उस दौरान जब प्रधानमंत्री मोदी ने ये भाषण दे दिया देश को संबोधित करते हुए, तो उसके बाद राजनीतिक गलियारों में उठापटक बहुत तेज हो गई। तमाम नेता, प्रवक्ता, अलग अलग पार्टियों के नेता, सब ने मिलकर भाजपा और प्रधानमंत्री के इस कथन को लेकर के अपनी टीका टिप्पणी की। उस बात को करीब 8 महीने से अधिक होने को जा रहा है, लेकिन अब तक यहाँ पे एम्स की बनावट को लेकर के एक ईंट भी नहीं रखी गई है। तो साहब, दरभंगा में क्या बना है यह आप खुद ही देख सकते हैं कि जो हालत है दरभंगा का एम्स है कि क्या है। तो यह समझ लीजिए, तो झूठ और मक्कारी के सिवा नरेंद्र मोदी के पास जब कुछ नहीं रहता, तो 77 साल की, अपने से बड़ी उम्र की और एक शहीदों की परिवार की श्रीमती सोनिया गांधी के लिए अपशब्द बोलते हैं, न जाने किस तरह के शब्द बोलते हैं, इतने गंदे शब्द बोलते हैं। तो ऐसे व्यक्ति को के अंदर न संस्कार है, न चाल है, न चरित्र है, न चेहरा है, और ना ही देश के लिए कुछ करने की क्षमता है। देश को बर्बादी में ढकेल दिया है, यह बात स्पष्ट तौर पे सामने आती है। तो अब समझ लीजिए सच क्या है। जय हिंद।